हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड हम आ चुके हैं बोर्ड एक्सप्रेस के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, विच इज डी एंड एफ ब्लॉक। एक छोटा सा चैप्टर होता है, थ्योरी ज्यादा होती है इसमें, थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे 7 मार्क्स का ये चैप्टर होता है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एक छोटे से चैप्टर से अगर आपके 7 नंबर बन रहे हैं ना, तो इसमें कुछ भी मत छोड़ना, बहुत अच्छे से सारी चीजें डिटेल में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलो, एक रैपिड रिविजन टाइप का है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बोर्ड एक्सप्रेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। सेंटर में आते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड नीचे होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इन्हीं के बारे में हमें आज पढ़ना है। डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंज आता है, ट्रांजिशन होता है। एस से जब आप पी की तरफ जा रहे हो तो एस में क्या है? मेटल्स, पी में क्या है? नॉन मेटल्स। तो मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ मूव कर रहे हो तो ये कुछ चेंज ला रहे होंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स। अब इस डी ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक लैंथनम और एक एक्टिनम। मतलब होते तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट इन 2 एलिमेंट से क्या होता है, लैंथनम के अंदर पाए जाते हैं 14 लैंथेनॉइड्स और एक्टिनम के अंदर पाए जाते हैं 14 एक्टिनॉइड्स, जो कि यहां पे रखे हुए हैं। ये होती है लैंथनम सीरीज एंड नीचे होती है हमारी एक्टिनम सीरीज, ठीक है। लैंथनम के अंदर 14 लैंथेनॉइड्स होते हैं जो कि नीचे रखे हैं, एक्टिनम के अंदर 14 एक्टिनॉइड्स होते हैं जो कि नीचे रखे हैं, ठीक है। इसीलिए एफ ब्लॉक को आप बोलते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स। एक क्वेश्चन आता है कि मैम अगर ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो लैंथनम के अंदर पाए जा रहे हैं या एक्टिनम के अंदर पाए जा रहे हैं, इन्हें उठा के नीचे क्यों रखा? उठा के लैंथनम और एक्टिनम के सामने ही रखना था ना। तो इसका रीजन ये है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के एलिमेंट से कुछ डिफरेंट होती है, एंड दैट इज द रीजन हम इसे उठा के डी ब्लॉक में नहीं रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS12 2 इलेक्ट्रॉन्स। N यहाँ पे क्या है? N हमारी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बता रही है, ठीक है। N हमारी लास्ट शेल होती है। और N-1 क्या होता है? अब N-1 बोल क्यों ना, क्योंकि आपको मेन डी एंड एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है, ठीक है। तो अगर ये एक एटम है तो ये होती है इसकी nth शेल, यानी कि लास्ट शेल, यानी कि वैलेंस शेल। इसे आप बोलोगे N-1d शेल या N-1 शेल। ये कौन सी शेल है? पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल के अंदर वाली शेल पेनल्टीमेट शेल। ये क्या है? N-2 एंटी पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल के अंदर पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल के अंदर एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो डी ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो N-1 यानी कि पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। डी में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। देन NS12 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा है, आपको लर्न नहीं करना है। डी एंड एफ ब्लॉक की याद रखना है। एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो पहले एंटी पेनल्टीमेट शेल आएगी, है ना। एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल यानी कि N-2। अब एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 1 से 14, तो 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स। फिर पेनल्टीमेट शेल N-1 जिसमें डी में जाएगा 0 से 1 इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद आता है NS2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन आपको लर्न करनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है हमारे डी ब्लॉक के 3D सीरीज की, ठीक है। नाउ स्कैंडिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, है ना। कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जैसे आपने अफबाउ रूल पढ़ा है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड 5s एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ना। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d एंड सो ऑन, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है, एटलीस्ट 3D सीरीज की तो कम से कम याद करके जानी है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। वैसे ही आपने अगेन 11th में पढ़ा हुआ है, बट अगर नहीं पढ़ा तो मैंने यहाँ पे समझा दिया इसलिए, ठीक है। चलो, इसमें ना 2 एक्सेप्शंस भी होते हैं। कौन कौन से? एक आप देख रहे हो यहाँ पे कॉपर, और एक होता है यहाँ पे क्रोमियम। कॉपर और क्रोमियम में 2 एक्सेप्शन होते हैं। क्या होता है? यहाँ पे 4s2 की जगह 4s1 होता है। s से एक इलेक्ट्रॉन उठा के d में भेज देते हैं, इधर पे भी और इधर पे भी, ठीक है, ताकि यहाँ पे यू कैन से हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो, क्योंकि चैप्टर में काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना, मैंने उन सारे पॉइंट्स को समराइज करके 2 से 3 स्लाइड में लिखा है। ये 2 से 3 स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज पढ़ रहे हो, अगर आप फेब में ये चीज पढ़ रहे हो, तो यानी कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो इस चैप्टर के जो मेजर पॉइंट्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें ज्यादा पढ़ने पे फोकस रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से समझना है। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सबसे पहले जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ऑफकोर्स डी ब्लॉक में तो आते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी।
क्या बोला, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि डी ब्लॉक में आ रहे हैं। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, बट इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट हम इन्हें नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि इन तीनों में से किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं ना, इनमें फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल में। अब ऐसा क्या मैम, अगर डी ऑर्बिटल में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्रांजिशन नहीं है। अगर आप और कोई भी एलिमेंट उठा लो डी ब्लॉक का, तो उसमें फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 9 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 10 जा सकते हैं डी में, 9 भी चले जाते हुए दिखते हैं, बट 10 इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो वो सिर्फ ये 3 है। तो हम इन्हें बोलते हैं तीनों एक्सेप्शन में आते हैं, क्योंकि जनरली तो हमने ये देख लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सभी में इनर यू कैन से इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, बट इन तीनों में ऐसा नहीं होता, तो हम इन्हें एक एक्सेप्शन की तरह देखते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड लग रहा होता है इनके बीच में। ठीक है, वैसे इसके बारे में भी हम डिटेल में भी थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसकी वजह से इनका जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, एंड ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से दिखा रहे होते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे भी जानेंगे अगेन। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जैसे हम जनरली पढ़ते हैं किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1 में है तो 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, एंड सो ऑन। डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। मतलब एक एलिमेंट के बहुत से ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। जैसे मैंगनीज, जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3D सीरीज में। ठीक है, जैसे कि मैंगनीज की बात करो तो +2 भी दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज लग रहा है, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी, +7 भी। इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं मैंगनीज के। तो ऐसे बहुत से एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे। स्कैंडियम और जिंक में नहीं होते ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बट बाकी रेस्ट ऑफ 3D सीरीज में सभी में एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो भी काफी हाई होती है। क्वेश्चन आता है मैम ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है? अगर सोचो एटमाइजेशन यानी कि एटम को तोड़ दो जब, तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, दैट इज उसकी जो एनर्जी निकलेगी या जो एनर्जी गेन होगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, पजेस हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसका भी रीजन बताओ भाई, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है? समझ में आया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? मेरे पास एक एटम बहुत पास जैसे आयरन की रॉड है, तो उसमें आयरन 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 बहुत सारे आयरन के एलिमेंट, आयरन के पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मान लो मैंने उसे तोड़ दिया, तो जो एनर्जी लगी या जो एनर्जी निकली, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनकी काफी ज्यादा हाई होती है। रीजन क्या है, क्यों होती है? क्योंकि इनके बीच में जो एटम का इंटरैक्शन होता है काफी ज्यादा होता है, काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस जनरली क्या होता है? सोचो, लेफ्ट टू राइट जाने पे एक एटम की रेडियस हमेशा कम होती है, बट डी ब्लॉक में देखा जाता है कि पहले तो एटम की रेडियस कम होती है, फिर एटम की रेडियस कांस्टेंट हो जाती है, और फिर एटम की रेडियस थोड़ी सी बढ़ती हुई भी दिखती है। अब ये चेंज क्यों दिखा? अगेन आपने 11th में पढ़ा है, बट नो वरीज, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में जो एटॉमिक रेडियस है वो इस तरीके से कुछ कम होती है पहले। ठीक है, सपोज ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, कम हुई, फिर एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाती है, फिर ये थोड़ी सी बढ़ती हुई भी दिखती है हमें। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इन सब एलिमेंट्स में आगे बढ़ रहे हैं मैंगनीज तक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इनका न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो एटम का साइज कम होगा। न्यूक्लियस चार्ज यानी कि घसीट रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो एटम का साइज जनरल ट्रेंड शो करता है, यानी कि स्टार्टिंग में डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? शील्डिंग इफेक्ट से। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है? सुनना, एटम में हमने देखा था ये एटम है, ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट शेल है, ये इनर शेल है ना, यानी कि अपनी एक आउटर मोस्ट शेल है और एक पेनल्टीमेट शेल है। जो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई तुम अंदर नहीं आओ, क्योंकि मैं न्यूक्लियस से अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना के रखना चाहता हूं। ठीक है, ये खुद अंदर न्यूक्लियस के पास रहना चाहते हैं, इनको रिपेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं चलो दूर रहो। तो दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस जो है उससे शील्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर नहीं आने दे रहे, कह रहे तुम ना थोड़ा दूर रहो। तो दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, अच्छे से शील्ड करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से शील्ड कर रहे हैं, मतलब रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? मतलब शील्डिंग इफेक्ट हो ही नहीं रहा, मतलब वो अंदर अट्रैक्शन हो रहा है, बट जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है वो बेचारे शील्ड ही नहीं कर पा रहे। तो ये अपना शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट समझे? अंदर जो न्यूक्लियस बैठा है उससे अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगे, अंदर अट्रैक्शन ना होने दें, तो दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और शील्डिंग इफेक्ट जो है अपना वो कम होता है। थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, है ना,
जैसे जैसे आप भाई आगे बढ़ रहे हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं हम देखते हैं जितना न्यूक्लियर चार्ज है उतना शील्डिंग इफेक्ट है, बराबर हो गया दोनों आपस में, तो जो रेडियस है वो भी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। और बाद में ये भी देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो कम पड़ गया शील्डिंग इफेक्ट से। क्वेश्चन आता है मैम ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया एंड में? इसका रीजन ये है क्योंकि आगे चलते चलते इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। अब अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, वो शील्ड करने लगेंगे, वो शील्ड ज्यादा अच्छे से करने लगेंगे। तो इस वजह से हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है ना। यही तो होता है स्कैंडियम में 3d1, फिर टाइटेनियम में 3d2, फिर वेनेडियम में 3d3। अब डी में इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, तो वो शील्ड अच्छे से करेंगे, तो एंड में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि एटॉमिक रेडियस जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही, पहले कम हो रही है, फिर बराबर, और फिर बढ़ती भी दिखी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज। इनका न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ोगे कि जो लिगेंड है वो किसी मेटल के पास आके अप्रोच कर रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स, जैसे FeCN6 पूरा एक स्क्वायर लग गया स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं क्यों? क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होता है, ठीक है। मेटालिक आयन में साइज बहुत स्मॉल होता है, साथ ही साथ इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी के साथ साथ ये कलर्ड कंपाउंड्स भी शो करते हैं। क्यों शो करते होंगे? क्योंकि जब डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आता है ना तो डी ट्रांजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ये डी ब्लॉक है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमें, ये डी ट्रांजिशन देखने को मिलता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स टूट के नीचे आ जाते हैं। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये कूद के ऊपर चला गया, तो ये ट्रांजिशन देखने को मिलता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगेन आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चला गया, या वो वाला इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो ये डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन के हेर फेर होने की वजह से जो विजिबल रेंज में लाइट आती है उसकी वजह से ये कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो डी ट्रांजिशन की वजह से इनमें फॉर्म होता है कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये डी ट्रांजिशन होता है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जनरली क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए, तो यहाँ पे हाई होती है आयनाइजेशन एनर्जी। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि इनके पास आखिरी शेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आउटर मोस्ट शेल से, तो जो हम एनर्जी देंगे वो आयनाइजेशन एनर्जी है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, आउटर मोस्ट शेल में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से। दैट इज द रीजन दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। चलो भाई, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, अदरवाइज एंड में PDF डाउनलोड कर सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट वाला एक पॉइंट था जो मैंने बोला था कि अभी वापस से समझाएंगे, सुनना ध्यान से। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डी ऑर्बिटल में, पहले तो बढ़ते हैं, हमें पता है ना, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं और फिर कम भी होने लगे। तो मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके से होता है, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ेगा, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर कम होने लगेगा। मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर कम होने लगेगा। तो इस तरीके से हमें मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका ट्रांजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड लो वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। ऑफ कोर्स 3 जो एलिमेंट्स है जिन्हें नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं उनको हटा देना, तो इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक ट्रेंड भी देखने को मिला था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, 2 टाइप की मैग्नेटिक नेचर होता है, या तो कोई चीज पैरामैग्नेटिक होता है या तो कोई चीज डायमैग्नेटिक होता है। सब्सटेंसेस डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसी से हम बताते हैं कौन से क्लासिफिकेशन में वो पर्टिकुलर एलिमेंट आ रहा होगा। अब सुनना, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है उससे धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहे हैं वीकली, तो पैरामैग्नेटिक है। और अगर हम बोले कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहां गया, रेपेल कर रहे हैं, बल्कि रेपेल कर रहे हैं। अगर बहुत वीक अट्रैक्शन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं वहां पे हो रहा है अपना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। एंड अगर रिपल्शन होने लगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो उसे आप बोलते हो डायमैग्नेटिक। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और डेफिनेशन होती है, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे याद करोगे? डायमैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है और पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो डाया मतलब, जैसे मैं बोलूं डायटोमिक, तो मतलब 2 एटम है ना, तो डाया मतलब 2 चीजें आ रही होती हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो तो पेयर हो गए ना। तो इसी तरीके से डाय में क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एब्सेंट होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पैरा मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। वापस से डायमैग्नेटिक में डाय मतलब 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयरिंग हो गई, तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, और वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसी के साथ साथ इसमें निकाला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे आप म्यू से डिनोट करते हो, ये होता है √n
N+2, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, BM, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। N क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में दो बिहेवियर हमने देखा, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, डायमैग्नेटिक देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अनपेयर्ड और पेयर्ड की वजह से होता है। कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसा कि मैंने देखा, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, ज्यादा नहीं बट थोड़ी थोड़ी चीजें। जैसे स्कैंडिनम और जिंक को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे ये दोनों कलरलेस दिख रहे हैं। स्कैंडिनम और जिंक यहाँ पे कलरलेस बिहेवियर ही शो करता है। इवन टाइटेनियम को अगर आप देखोगे तो +4 के टाइम पे ये भी कलरलेस ही दिखता है। बाकी क्रोमियम वायलेट कलर का होता है, याद रखना क्रोमियम का कलर, ठीक है। तो 2-3 कलर आपको याद रखने हैं। तो डी ट्रांजिशन की वजह से ये सारी चीजें होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। बस ये चार्ट के लिए, ये एक और दिख रहा है ना चार्ट, हाँ, तो इस चार्ट के लिए मैंने ये एक स्लाइड ऐड की हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं ये। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है, इस इमेज से आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को बहुत इजीली समझ सकते हो। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि बनते हैं जब छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे से एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, बोरॉन हो गया, ये छोटे छोटे से एटम्स जब फंस जाएं क्रिस्टल लैटिस में, एक मेटल था उसमें छोटे छोटे से और एक कुछ एलिमेंट्स आके जो कि फंस गए, कुछ एटम्स आए जो कि फंस गए उसमें, तो उन कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन है उसे आप बोलते हो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल, ये देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ट्रैप हो गए एटम्स, फंस गए एटम्स, ठीक है। ये ना ही तो टिपिकली आयनिक होते हैं और ना ही तो कोवेलेंट होते हैं। यूजुअली ये इनकी कोई स्टोइकियोमेट्री भी नहीं होती, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा हार्ड कंपाउंड्स हो जाते हैं एंड इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसी वजह से काफी ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। कैन रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, और ये केमिकली जो होते हैं ये थोड़ा सा इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। सो दीज आर अपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। अब हम आते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमें पढ़ने को मिलेगी। उसके लिए दो चीजें याद रखना, ये क्रोमेट आयन होता है एंड ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्रोमेट क्या है हमने देखा, CrO4 2 नेगेटिव, है ना, एंड डाइक्रोमेट क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, ये आ गया हमारा, एंड ये होता है Cr2O7 2 माइनस, ठीक है। तो एक क्रोमेट है हमारे पास, एक डाइक्रोमेट है। अब हम ना इसके प्रिपरेशन समझेंगे, तो उसके पहले एक छोटी सी चीज याद रखना, क्रोमाइट आयन से क्रोमेट आयन बनते हैं एंड क्रोमेट आयन से डाइक्रोमेट बनाया जाता है। क्रोमाइट से क्रोमेट एंड क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, ठीक है। तो अगर मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन करनी है, याद रखना, अगर हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है ना, तो पहले हम सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें KCl मिला के उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर लेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, जिसे लेथर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता है एक ऑक्सीडेंट की तरह, एंड इसको प्रिपरेशन इससे की जाती है अजो कंपाउंड्स की, ठीक है। नाउ जो कि डाई वाले कंपाउंड्स होते हैं, डाइक्रोमेट्स जनरली कैसे प्रिपेयर होंगे, डाइक्रोमेट्स जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, क्रोमाइट से क्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, यानी कि Cr2O4 2 माइनस से Cr2O7 2 माइनस बनाने वाले हम, यस, ठीक है। सो यस, क्रोमाइट, पहले क्रोमाइट की एक और ले ली, ठीक है, Fe Cr2O4, ये क्या है, ये फेरोक्रोमाइट है, फेरोक्रोमेट है। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्रोमाइट की एक और ले ली, ठीक है। उसके बाद इसको डिसॉल्व किया विद Na2CO3। देखो ये रिएक्शंस ना डायरेक्टली पूछी जाती हैं, डायरेक्टली आपको पता भी होनी चाहिए। तो सुनो, सबसे पहले हमने आयरन की एक क्रोमेट और ली, क्रोमेट की एक आयरन की और ली, ठीक है। उसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिला दिया, साथ ही साथ एक्सेस में ऑक्सीजन मिला दिया। इन सबको ऐड करने से हमें मिल गया सोडियम क्रोमेट। क्या मिला, Na2CrO4। क्या हमें सोडियम क्रोमेट चाहिए, पोटेशियम क्रोमेट चाहिए, तो सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बना लेंगे, फिर सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बना लेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, गर्मी का माहौल हो गया है, ठीक है, चलो, ठीक है। सो यस, ठीक है। तो हमने क्या किया, वापस से हमने आयरन क्रोमेट लिया, जो कि एक और है क्रोमेट की, उसके बाद उसमें ऐड किया सोडियम क्रोमेट, है ना, सॉरी, उसके बाद हमने उसमें ऐड किया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और एक्सेस में ऑक्सीजन ले ली। इस सबको ऐड करने पे हमें मिल गया सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, और इसी के साथ साथ Fe2O3 और CO2 निकला, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इस सोडियम क्रोमेट को अगर आप एसिड दे दो तो ये सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। अगर आपने इसमें एसिड दे दिया तो ये सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, विच इज Na2Cr2O7, ठीक है। बना लिया हमने सोडियम डाइक्रोमेट, बिल्कुल बना लिया, साथ ही साथ 2 और एलिमेंट्स निकले हैं भाई, ये तो मिल गया हमें। अच्छा एक चीज और सुनना, येलो सोल्यूशन जो होता है सोडियम क्रोमेट का, उसे आप फिल्टर करते हो, ये येलो कलर का होता है, ठीक है, दिस इज येलो कलर, येलो इन कलर,
ठीक है। इसी को फिल्टर करके एसिड डाल देते हैं और ये बनके मिलता है। अब सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया, बट चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर सिर्फ सोडियम डाइक्रोमेट तक की रिएक्शन पूछे तो वहीं तक हो गया। अब बोल रहा है सोडियम डाइक्रोमेट नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट लाके दो, तो इसी में थर्ड स्टेप कर देना, KCl सोल्यूशन को ऐड। ठीक है, KCl को ऐड करोगे तो ये K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सोल्यूबल होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, ट्रीट करते हो इसे सोल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट को विद पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है हमें। ठीक है, तो हम इतना समझे कि जब हमने उसमें एसिड ऐड किया था तो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया था, है ना, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया था। अगर आप इसमें बेस ऐड कर दोगे तो ये वापस से रिवर्स बन जाएगा। मतलब क्या है समझाते हैं। ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो एक्वस सोल्यूशन में। ध्यान से देखना, ये क्रोमेट है, क्रोमेट को आप डाइक्रोमेट बना सकते हो अगर एसिड डाल दिया, और डाइक्रोमेट को अगर आपसे कोई बोले क्रोमेट बनाओ तो उसमें बेस सोल्यूशन ऐड करना है, यानी कि OH नेगेटिव ऐड करना है। क्रोमेट से डाइक्रोमेट एसिड, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बेस, तो ये एक इनका इंटर कन्वर्जन भी हो सकता है। क्रोमेट आयन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, वेयर एज डाइक्रोमेट आयन कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग, जिसमें एक कॉर्नर हर बार ऐसे जुड़ा होगा, जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया। ठीक है, 126 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, सोडियम सॉल्ट जो होता है उसकी ग्रेटर सॉल्युबिलिटी होती है एंड सो ऑन। फिलहाल वो काम का नहीं है, ये काम का है, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया, एसिड ऐड करने पे Cr+3 में कन्वर्ट होता है। क्रोमियम हमेशा Cr+3 में ही कन्वर्ट होना चाहता भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब एसिडिफाइड डाइक्रोमेट जो है वो ऑक्सीडाइज करता है इन सबको। अब ये चीज आपको अगेन क्या लर्न करनी है, लर्न ये करना है कि जो आयोडीन है, जब आयोडीन I नेगेटिव के फॉर्म में है, ठीक है, तो यहां पे ये इसे ऑक्सीडाइज पता है कैसे करता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इसे ऑक्सीडाइज करके I2 में बदलेगा, तो I नेगेटिव हमेशा इसके प्रेजेंस में I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2S हमेशा S0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, Sn टिन जो है, टिन की +2 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो एलिमेंट है वो टिन की +4 में कन्वर्ट हो जाएगी। टिन +2 टिन को +4 में कन्वर्ट कर देगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एंड आयरन +2 को कन्वर्ट किस में करेगा, आयरन +3 में। आयोडीन नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करेगा, I2 में। ठीक है, H2S को किस में कन्वर्ट करेगा, S0 में। ठीक है, और साथ ही साथ Sn+2 को कन्वर्ट करेगा Sn+4 में, एंड Fe+2 को कन्वर्ट करेगा Fe+3 में। ठीक है, ये कुछ कन्वर्जन होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। फुल आयनिक इक्वेशन अगर आप देखोगे इसकी तो कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बोला इक्वेशन कैसे आती है, Cr2O7 2- लिख दिया, मैंने बोला चलो इससे क्रोमियम बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, अब आपको पता है Cr2O7 2- में जब हम एसिड मिलाते हैं तो वो Cr+3 में बदल देता है Cr को, एंड इसी के टाइम पे अगर हमने Fe ऐड कर दिया Fe+2 तो Fe+2 को ये किस में कन्वर्ट करता है, Fe+3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी फुल रिएक्शन लिख सकते हो आप। पोटेशियम पर मैग्नेट पे आते हैं KMnO4, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन एंड पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रिपरेशन। पोटेशियम पर मैग्नेट को प्रिपेयर करते हो MnO2, यानी कि इस बार आपको लेना है पायरोलुसाइट। क्या लेना है, पायरोलुसाइट, MnO2। 3 स्टेप में अगेन होगा, पायरोलुसाइट को लो, फ्यूज कर दो विद एन एल्कली मेटल, यानी कि आपको उसको फ्यूज कर देना है किसी मेटल के हाइड्रोक्साइड से, जैसे KOH हो गया। ठीक है, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देना, जैसे कि KNO3, तो ये प्रोड्यूस करेगा डार्क ग्रीन कलर का KMnO4। वापस से फिर से पायरोलुसाइट लो, बेसिक मीडियम में डाल के ऑक्सीजन दे दो, तो ये K2MnO4 में कन्वर्ट होगा, यानी कि पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें अगर हम वापस से एसिड डाल देते हैं तो ये पर मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पर मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है इन अ न्यूट्रल एंड एसिडिक सोल्यूशन, और ये बना देता है पर मैंगनेट। ठीक है, यहाँ पे भी इसके कुछ ऑक्सीडाइजिंग नेचर लिखे, जैसे अगर एसिडिक मीडियम में बात करें, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करेगा, H2S को S में कन्वर्ट करेगा, I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, H2O2 को O2 में कन्वर्ट करेगा, SO2 को H2SO4 में कन्वर्ट करेगा। इसी को अगर आप न्यूट्रल मीडियम में ले जाओ तो ये उस टाइम पे I नेगेटिव को IO3- में कन्वर्ट कर देगा, Mn+2 को MnO2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, Mn+2 को MnO2 में, S2O3 2- को कन्वर्ट कर देगा SO4 2- में, Na2S2O3 को कन्वर्ट कर देगा Na2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मेरे को आप कमेंट में बताइएगा इसको बोलते क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखी हुई है KMnO4 की। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताई भी है ना। I नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करेगा, I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर देगा, है ना। MnO4 है, Mn+2 में कन्वर्जन होगा। अगर आयरन +2 हमने ले लिया तो ये कन्वर्ट कर देगा आयरन +3 में,
MnO4 नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करता है, Mn+2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सिलेट आयन को किस में कन्वर्ट करता है, अगर हमने Cr2O4 नेगेटिव ले लिया तो उसे कन्वर्ट करेगा CO2 में, किस में कन्वर्ट करता है, CO2 में कन्वर्ट करता है। H2S को S में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड SO3 को H2SO4 अभी भी बताया था, H2SO4 देखो मिला के H2SO4 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। नाइट्राइड अगर ले लोगे NO2 तो उसको NO3 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी रिएक्शंस लिखी हुई है, ठीक है। नाउ अगेन जो रिएक्शंस है ना वो आपको इसी तरीके से समझनी है और याद करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन में क्या है, वो दोनों प्रिपरेशन, ठीक है। चलो भाई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं जल्दी से। लैंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्ट होना, लैंथेनॉइड वाले एलिमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब कुछ कम होना यहाँ पे, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक सक्सेसिव डिक्रीज होता है, सडन डिक्रीज होता है आयनिक रेडियस में, यानी कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट अगर लग गई, कभी भी एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, याद रखना, ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट सबसे बेकार शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। वहां पे एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं बट बहुत दूर दूर बैठे होते हैं, इसकी वजह से वो शील्ड नहीं कर पाते। तो शील्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से अंदर आ जाएंगे, है ना। ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स बैठे शील्ड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये अंदर आने की कोशिश करेंगे, तो साइज कुछ कम होगा, डिक्रीज करेगा, और इसे ही आप बोलते हो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सडन डिक्रीज होता है लैंथेनॉइड सीरीज में, ठीक है। क्यों होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है क्योंकि एफ ऑर्बिटल में, उस वजह से ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये देखो धीरे 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 कम होता जाता है एटम का साइज। सो दिस इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने डी एंड एफ ब्लॉक में करा दिया है। अब डी एंड एफ ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर से पढ़ के खत्म कर दोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करने पड़ेंगे, ठीक है, जरूर करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस वाली पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, इसी पीडीएफ में इसी चैप्टर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस लगे होंगे, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वहां पे आप सॉल्यूशन देख के सॉल्व भी कर सकते हो इन्हें, ठीक है। और ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं एंड इस बार बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर से लगा लो। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का एक ओवरव्यू, क्विक रिवाइज आई गेस आपको बहुत अच्छे से हो गया होगा। टाइम कम बचा है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही आपको समझना है, हर एक टॉपिक को हर एक मिनट आपको बैठ के नहीं देना है, ठीक है। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ इसी सीरीज में। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आ जाएंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।